नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ। इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। देशभक्ति करनी है, देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो और देश के लिए काम करो। किसान को डराने का, मजदूर को डराने का, युवा को डराने का, और बीजेपी और आरएसएस डर को फिर नफरत में बदल देते हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक नया चेहरा, एक नई पहचान, एक नई छवि। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पिछले कुछ हफ्तों का अगर लेखा जोखा हम देखें तो 7 सितंबर से शुरू हुई ये यात्रा 28 ज़िले पूरे कर चुकी है, 6 राज्य ये पूरे कर चुकी है। और महाराष्ट्र में फ़िलहाल रोज़ 20-25 किलोमीटर्स चल रहे हैं राहुल गांधी। उनके साथ लोगों का एक सैलाब, एक हुजूम चल रहा है। इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि पिछले कुछ हफ्तों में क्या राहुल गांधी अपनी और अपनी पार्टी की किस्मत बदल पाए हैं, या जो इस पूरी यात्रा का जो अकेला मकसद बताया जा रहा है वो ये है कि टूटे हुए भारत, जो पिछले 8 साल में भारत को तोड़ने की कोशिश की गई है, राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं, डर, नफरत और बंटवारे की राजनीति से क्या वो जोड़ पाए हैं। लेकिन फिलहाल ताज़ा खबर यह है कि वीर सावरकर, जिन्हें कहा जाता है वीडी सावरकर, जो हिंदुत्व के एक तरह से मैं कहूँगी एक जनक के तौर पे देखे जाते हैं, वही हिंदुत्व की राजनीति जिसको भाजपा और आरएसएस करते रहे। आरएसएस पिछले 100 साल से करती रही है, भाजपा भी लगातार करती है, और पिछले 8 साल में उसका मैं कहूँगी एक तरह से एक बदसूरत चेहरा देखने को मिला है, जिसमें जो बंटवारे और डर की राजनीति जिसकी बार बार जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, वो सामने आया है। उस हिंदुत्व के जो जनक बताए जाते हैं सावरकर, उनका एक खत, वो खत जो कि पब्लिक में अवेलेबल है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के पास कोई ऐसी ख़ास चीज़ उनको मुहैया हो पाई, लेकिन राहुल गांधी ने किस तरीके से उस खत में लिखकर, जो लिखे हुए शब्द थे बाकायदा, उन्हें पढ़कर सुनाया और कहा कि कैसे सावरकर, जिनको ये बताया जाता है कि वो स्वतंत्रता संग्रामी हैं, खुद बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह तक जो हैं वो इन विवादों के बीच केंद्र में आ गए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के कहने पर सावरकर ने जेल से वो चिट्ठियाँ लिखी। वो बहस किसी और रोज़, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से पहले अंग्रेज़ी में और फिर हिंदी में जो सावरकर की बातें कह के सुनाई, यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि जिस शब्दावली का जिक्र हो रहा है, कई लोग यहाँ पर ट्वीट भी कर रहे हैं और इतिहासकार भी कह रहे हैं कि उस वक्त यही चलन था, इसी तरह की भाषा शायद नेहरू भी लिखते रहे होंगे, गांधी भी लिखते रहे होंगे, पटेल भी लिखते रहे होंगे। बहस का मौजू ये नहीं है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि लिखा किस तरह से लिखा, मकसद ये है कि लिखा क्यों, और क्यों सावरकर का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी सीधे तौर पर हिंदुत्व की राजनीति को का तोड़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व की राजनीति है उस पर सीधे टारगेट कर रहे हैं। वो न सिर्फ कि बीजेपी
जो कि उनकी चुनावी प्रतिद्वंदी पार्टी है, सिर्फ उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो विचारधारा की जनक है, उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसे जन्म दिया, आरएसएस, उस सब पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन, सर, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। और मैं कहूंगी 2022 के भारत में, मुझे नहीं मालूम 2024 में क्या होता है, मुझे नहीं मालूम कि अभी जो चुनाव विधानसभा के होंगे अब से कुछ ही दिनों बाद, उनमें क्या होता है, क्या इस यात्रा से राहुल गांधी जीतेंगे, हारेंगे, उनकी पार्टी को क्या होगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से मैं कहूंगी सीधे तौर पर जो सींग से पकड़कर वो मुकाबला कर रहे हैं इस राजनीति का, वो बेहद बहादुरी का कदम है। और याद रखिए कि उनके पिता और उनकी दादी दोनों की किस तरीके से पब्लिक लाइफ में, इसी राजनीतिक जीवन में, इसी जीवन को जीते हुए उन दोनों की हत्या हुई थी। एक ऐसे परिवार से, एक ऐसी पृष्ठभूमि, एक ऐसे इतिहास से निकला हुआ व्यक्ति फिलहाल जो सबसे लोकप्रिय एक तरह से राजनीति बताई जा रही है, एक तरह का सेंटिमेंट है जिसे कहा जाए कि एक तरह का नेशनल सेंटिमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा और आरएसएस, हिंदुत्व की राजनीति को, उसका सीधे तौर पर मुकाबला कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से सावरकर को लेकर उन्होंने ये खत पब्लिक में रखा, हालांकि थोड़ा सा लगा कि नाटकीय तरीके से उन्होंने इस बात को कहा, टीवी कैमरों ने भी उसे इस तरह से दिखाया, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी हिंदुत्व की राजनीति का सीधा मुकाबला करने, सीधा उस पर वार करने से वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, इसका जो राजनीतिक नतीजा है, जो चुनावी नतीजा है, वो किस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले इतिहास के थोड़ा पन्ने पलटकर हम ये जरूर देखने की कोशिश करें कि जिन सावरकर के बारे में बार बार बात हो रही है, जिन्होंने कि हिंदू धर्म और हिंदू आस्था, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग, यानी हिंदू धर्म, हिंदू आस्था एक चीज है, हिंदुत्व बिल्कुल अलग चीज है। इसमें मैं कई कार्यक्रम भी कर चुकी हूँ, आप भी जरूर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो हिंदू धर्म और हिंदू आस्था है वो एक मजहब का, अपनी आस्था है एक धर्म की, और जो हिंदुत्व है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो एक राजनीतिक विचारधारा है, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो धर्म का गलत इस्तेमाल करके राजनीति करने का नाम है, और यही बार बार राहुल गांधी भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सावरकर के बारे में जिस तरह बात हो रही है, जो हिंदुत्व की स्थापना करने वाले विनायक दामोदर सावरकर, जो उनके बारे में बार बार ये बात होती रही कि इस विचारधारा को भाजपा और आरएसएस दोनों मानते रहे हैं, और भारत में इस वक्त जो विचारधारा राज कर रही है, न सिर्फ के केंद्र में बल्कि बेशतर राज्यों में भी भारत के, वो है हिंदुत्व की विचारधारा। तो जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, उन्होंने अंडमान की सेल्युलर जेल में सजा काटते हुए 1913 और 1920 के बीच कई दया याचिकाएं उन्होंने दायर की कि उन्हें 50 साल की सजा हुई थी उन्हें जेल में। तो उन्होंने कहा 10 साल की सजा काट के वो वापस आ गए जेल से बाहर, वो और उनके भाई भी, वो दोनों लोग। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले को इतिहास के पन्ने अगर खंगाल के देखें और बदलने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो इसमें देखिए 50 साल की जो सजा मिली थी उन्हें, काला पानी से 10 साल में रिहा होकर आ गए वो। और सावरकर पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा कि उन्होंने जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो बरतानवी हुकूमत थी, उस वक्त उनकी नीतियों का समर्थन किया। राहुल गांधी भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भारत के जो आज़ादी का संग्राम था, लड़ाई थी, उससे अपने को पूरे तरीके से दूर रखा। उनके आलोचक भी ये कहते रहे हैं कि सावरकर ब्रितानी सरकार से हर महीने 60 रुपए की पेंशन भी लेते रहे। तो अभी आ जाते हैं जो खत लिखने की जो बात है, कि जो खत उन्होंने लिखा उसमें क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा।
जो उस प्रगति के लिए पहली शर्त है। यानी उन्होंने न सिर्फ कि ये कहा कि मेरे बाहर आने के बाद मैं खुद क्या करूंगा, बल्कि उन्होंने कहा कि जो बरतानवी हुकूमत की प्रगति की भी पहले शर्त है, वफादार रहेंगे पूरे तरीके से। बीबीसी हिंदी की ये रिपोर्ट है, आप पढ़िए इसको। मैं सरकार की किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूं। जैसा मेरा रूपांतरण ईमानदार है, मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का आचरण भी वैसा ही होगा। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि अगर रिहा कर दिया जाए तो उससे कहीं ज्यादा बरतानवी हुकूमत को हासिल होगा, क्योंकि इससे केवल पराक्रमी ही दयालु हो सकता है, और इसलिए विलक्षण पुत्र माता पिता के दरवाजे के अलावा और कहां लौट सकता हूं। तो ये तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं और पछताने की बात कह रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी कुछ किया वो अब नहीं करेंगे। वो माफ़ी मांग रहे हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाए, और उनको बाहर भी निकाला गया और बाकायदा उनको पेंशन दी गई। यहाँ पर महात्मा गांधी के हत्याकांड से जुड़े हुए भी घटनाक्रम पेश आते हैं, और उसके बारे में तमाम जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो ये बताते हैं कि 1948 में महात्मा गांधी की जब हत्या हुई उसके 6 दिन बाद ही सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि ये अलग बात है, उस हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद हालांकि उन्हें 1949 में बरी भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद कपूर कमीशन जो बना था उसने कहा पूरे तरीके से उनको इनोसेंट या पूरी तरीके से उनको दोष मुक्त नहीं माना। ये भी ऐतिहासिक दस्तावेज है। लेकिन ये कार्यक्रम सावरकर के बारे में नहीं है, ये कार्यक्रम इस बारे में है कि राहुल गांधी जो भाजपा और आरएसएस का मुकाबला करने की बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक ही विकल्प है। वो जिस तरह से जोड़ रहे हैं अपनी इस पूरी यात्रा को, चाहे वो लोग जो कि शामिल हो रहे हों उनकी इस यात्रा में, अलग अलग तरह के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो शामिल हो रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस शामिल हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता शामिल हो रहे हैं, वो लोग भी जो उनके साथ अलग, जो मैं कहूँगी उनके राजनीतिक एक तरह से दोस्त हैं, उनके साथ सरकार बना चुके हैं, कोलिशन में रह चुके हैं, चाहे वो एनसीपी की नेता हों सुप्रिया सुले या फिर आदित्य ठाकरे हों शिवसेना के, ये भी उनके साथ आए साथ में रैली में। रिया सेन और सुशांत सिंह को पिछले कुछ दिनों में हमने देखा उनके साथ आके जुड़ गए। लेकिन जो आम लोग हैं वो भी आकर उनके साथ जुड़ रहे हैं, और ये पूरा जो राष्ट्रवाद को एक तरह से मैं कहूँगी अपनी बपौती बनाने की जो कोशिश कर रही है भाजपा, उसको भी एक तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। आइए सुनते हैं ये महिला जो कि एक तरह से मैं कहूँगी कि इमोशनल हो गई, भावुक हो गई राहुल गांधी की इस भारत यात्रा के दौरान, और इस पूरे मुद्दे को समझते हुए कि राहुल गांधी आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 90 साल से भी ज़्यादा की ये महिला जिन्होंने ये बताया कि वो खुद महात्मा गांधी के कहने पर वो जेल गई थी आज़ादी के संग्राम के दौरान। 9 अगस्त 1942 में 12 साल की थी। तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था उस मुताबिक मैं और मेरी 2 सहेलियां कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक 12 ही साल के थे करके शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल बेमुदत विदाउट टेकिंग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ जेल में था। मेरे पिताजी जेल में थे, और देश की आज़ादी जो है इस तरह से मिली नहीं है आज जो कहा जाता है। उसके लिए बहुत सारे छोटे अमीर गरीब सब धर्म के लोग उस समय गांधी जी के साथ खड़े रहे, और एक मानवीय जो शक्ति होती है वो शक्ति निर्माण होके अंग्रेजों के पास पूरे आयुध थे, लेकिन उनको यहाँ से हमने इस देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया है। आज ये सब लोग जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल नहीं रहूँगी, लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि मेरे देश का संविधान जो है उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथ मरूंगी तो शांति से मरूंगी। वहाँ जो नहीं आप नहीं मरेंगे, आप जिंदा रखेंगे, नहीं, संदेश दूंगी, उनको कहूंगी कि चिंता मत करो। मेरे ये सब जो लोग हैं ये सब लोग, दीदी तुम्हारा नाम क्या? आपका सपना कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ये मैं ऊपर कहूंगी, और इसीलिए मैं आज आपको। मुझे जो बहुत दिलचस्प लगा कि राहुल गांधी ने जो एक इंटरसेक्शन है, जो अलग अलग मुद्दों को
एक तरीके से जोड़ा है, क्योंकि राजनीति को दो भागों में ज़्यादातर बांटा जाता है राजनीतिक विज्ञान में, कि एक तो विचारधारा का स्तर है कि विचारधारा के स्तर पर किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी क्या बात कर रही है, उसका विचार क्या है। दूसरी बात होती है कि जो रोटी कपड़ा मकान का जो सवाल है उस पर पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से इन दोनों चीज़ों को जोड़ा है, बड़ी दिलचस्प बात है। जैसे वो युवाओं से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लोगों के पास खाने पीने का पैसा नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, और इसको लेकर एक तरह की असुरक्षा और डर पैदा होता है। जब असुरक्षा और डर पैदा होता है तो दूसरे व्यक्ति से एक तरह की चिढ़ और मुकाबला पैदा होता है, यानी कि वो व्यक्ति आपकी नौकरी लेकर जा रहा है, वो आपके जो जीने का साधन है वो लेकर जा रहा है, अगर वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, और इससे एक नफ़रत पैदा होती है। नफ़रत बंटवारे को जन्म देती है, बंटवारा हिंसा को जन्म देता है, हिंसा से देश कमज़ोर होता है। जिस तरह से बहुत ही सादा शब्दों में वो जो कड़ियाँ जोड़ रहे हैं ये, कि जो आर्थिक बुरे हालात हैं उससे देश में जो विभाजन की राजनीति है उसे जोड़कर और पूरी तरीके से उसे देश प्रेम और जो बंटवारे की जो राजनीति है उससे जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि कैसे एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र के तौर पे अगर मैं देखूं तो वो आम जो बेरोजगार व्यक्ति है, चाहे वो युवा हो या कारोबारी हो, उसको जोड़ रहे हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा से। यानी जो ऐसा व्यक्ति जिसको कि बहुत ज़्यादा इस बात से सरोकार नहीं है कि वो देश जो है धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए या वो संविधान से चलना चाहिए या लोकतंत्र क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इन सब इसको बहुत फैंसी आइडियाज़ मानते हैं और बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में नहीं जोड़ पाते, लेकिन रोज़ी रोटी का सवाल तो सबको समझ में आता है। और राहुल गांधी जब ये बात बार बार कहते हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि डरो मत, अगर तुम डरोगे तो नफरत करोगे तो देश बटेगा, हिंसा होगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि देशभक्ति करनी है, देश को धर्मों में बांटने से देश कमज़ोर होता है। सीधे तौर पर क्लियर मैसेजिंग राहुल गांधी की है कि अगर आप डरेंगे तो नफरत करेंगे तो बंटवारा होगा, हिंसा होगी, देश कमज़ोर होगा, और ये देश के लिए ख़राब बात है। अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या वाकई इन तमाम चीज़ों से राहुल गांधी, क्या जो आम जनमानस है उसका मन मोह सकते हैं? क्या राहुल गांधी की यात्रा सफल हो सकती है चुनावी रूप से? मैं कहूँगी ये सिर्फ एक चुनावी यात्रा नहीं है, ये विचारधारा की यात्रा है, ये एक सामाजिक यात्रा है। ये भारत के दिमाग से भी ज़्यादा भारत का जो दिल है उससे संवाद करने की एक कोशिश है। भारत और भारतीयों के मन से एक संवाद करने की, दिल से दिल का रिश्ता कायम करने की कोशिश है। राहुल गांधी अपने हर भाषण के ज़रिए, तमाम तरीके से अपने बयानों के ज़रिए लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पुराना भारत था, जो इस बात में गर्व किया करता था कि हमारी पहचान कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारे देश की जो मजबूती है, जो अकेली पहचान है, जो हमारी जड़ें हैं, वो मजबूत तभी रहेंगी जब हम एक साथ रहेंगे। तो अब ये पूरी तरीके से जनता पर निर्भर करता है कि वो बंटवारे की राजनीति का खरीदार है, वो हिंसा का खरीदार है, वो डर का खरीदार है, या वो आत्मविश्वास का खरीदार है, वो जोड़ने का खरीदार है, वो प्रेम का खरीदार है। वो क्या देखना चाहता है, कितने लोगों तक राहुल गांधी की ये बात पहुंच पाती है, कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं और कितने लोग इसको अपने चुनावी फैसले में बदलते हुए देखना चाहते हैं, ये आने वाले हफ्तों में पता चलेगा। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता, और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर।